थैंक यू। सो एल्कीन क्या होते हैं? देखिए हाइड्रोकार्बन की सेकंड क्लास है दैट इज एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसके अंदर अगर हम बात करें फर्स्ट मेंबर की, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, तो यू नो वेरी वेल, हम क्या करेंगे, सिंपली n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और ये बनेगा C1H2 दैट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। सो इसीलिए हाइड्रोकार्बन के अंदर n की वैल्यू 2 से, मतलब एल्कीन के अंदर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, जिससे बनेगा C2H4, जिसका फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेंबर है जिसका नाम है आपका ईथीन। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसीलिए यहाँ पर जो नाम का एंड होगा वो इन के साथ होगा। इसका जो सेकंड मेंबर है दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होगा बच्चों prop1ene। prop1ene भी बोल सकते हैं, प्रोपीन भी बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, तो एल्कीन एंड, ये जो एल्कीन है ये बेटा हाइड्रोकार्बन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है, एल्केन, एल्काइन और इवन बेंजीन से भी ज्यादा। तो इसीलिए इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। गाइस, एल्कीन का स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं। लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो कैसे बनती है एल्कीन, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां होते हैं, इन सब के बारे में हम अच्छे से आज जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपके पास कार्बन, और ये कार्बन जो है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये जो एक बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, आपस में कनेक्टेड है, एंड थ्रू सिग्मा बॉन्ड इसके साथ जो है दो हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से यहां पर दो दो, ठीक है, ठीक है, दो दो जो है हाइड्रोजन्स कनेक्टेड हैं, और इस कार्बन और दूसरे कार्बन की वैलेंसी अब किससे सेटिस्फाई होगी, एक पाई बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। तो जल्दी से देख लेते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। दिस इज द पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर एक हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब पाई बॉन्ड के बारे में आपको मैं काफी बातें यहां बताऊंगा। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकेलाइज हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन समझ में आ जाएगा तो आपको आगे की चीजें बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी। तो इसका पहले ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम, तो ऑर्बिटल डायग्राम देखिए कैसा होगा। अगर हम बात करें कार्बन की, तो ये कार्बन है और ये हमारे पास कार्बन है। इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा देखिए वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बना होगा कुछ इस प्रकार से। ये बन गया हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और साइडवेज ओवरलैपिंग से हमारे पास बना होगा पाई बॉन्ड। क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है तो हम एक ही ऑर्बिटल को दिखाएंगे। तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस कंप्लीट इज नोन एज पाई बॉन्ड। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, जी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा है, एक यहां से ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज नोन एज साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये डीलोकेलाइज हो सकते हैं। अच्छा, डीलोकेलाइज कैसे होते हैं ये तुम लोगों ने जीओसी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। मान लो बच्चों ये आपके पास सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, और ये जो है आपके पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, जब भी इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई ऐसी स्पीसीज आएगी जिस पर नेगेटिव चार्ज है ना, जिसको तुम कहते हो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल।
तो उस केस में होगा क्या, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहां भी लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर कह रहा हूं, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये अवे फ्रॉम द कार्बन मूव करने लग जाएंगे, यानी कि इस कार्बन से अवे जाना स्टार्ट कर देंगे अगर न्यूक्लियोफाइल है तो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगा। अगर उल्टा केस होता, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होता तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? जल्दी से हाथ उठा के बताइए। ये हम स्ट्रक्चर के अंदर ही देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अवे करके लेके जाएगा और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस चीज को हम बच्चों बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, इस इफेक्ट का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, इस इफेक्ट की वजह से हम बहुत सारी रिएक्शंस को देखने वाले हैं। इज इट क्लियर? आज एल्कीन की बेसिक्स इंफॉर्मेशन चल रही हैं और आज एक और चीज मैं नहीं बताऊंगा जो हमने आज की क्लास में, कंपटीशन क्लास में जो डिस्कस की थी वो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद बच्चों जल्दी से देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये मैं आपको है ना आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक छोटा सा टॉपिक बीच में डिस्कस करूंगा ताकि चीजें आपके लिए क्लियर हो। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कैसे निकालते थे? बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते थे बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। इससे बच्चों हम निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, अगर हमारे पास एक एल्कीन है ना, हमारे पास अगर एक एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड होंगे, तो हम जानते हैं कि हर कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड है 3, जिसकी वजह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों? sp2। अगर कोई अल्काइन है, ठीक है ना, अगर कोई अल्काइन है तो इसमें बच्चों सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास? हर कार्बन के पास, हर कार्बन की बात हो रही है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। लेकिन अगर मैं वहीं किसी एल्केन की बात करूं, अगर मैं किसी एल्केन की बात करूं बच्चों, तो हर कार्बन के पास जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो हैं 4, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। अब बच्चों इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चे अच्छे से दे नहीं पाते, जैसे कि बॉन्ड लेंथ के बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, चलो आज इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हाथ उठा के बताइए जल्दी से, क्या इतनी बात समझ में आई जो मैंने आपको अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया? ओके जी, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देखें तो क्या क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो बच्चों अगर मेरा एक सर्कल है ना, मान लो मेरा एक सर्कल है, देयर इज अ सर्कल, और इस सर्कल के अंदर है ना, इस सर्कल के अंदर बच्चों 50% तो मेरा s कैरेक्टर होगा क्योंकि s 1 है और p भी कितना होगा? 50% होगा। तो 50% होगा इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर? जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर बच्चों मेरी हाइब्रिडाइजेशन होती sp2, मेरी नहीं मतलब मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इस बार क्या हुआ, ये जो टोटल सर्कल है इसको हम 3 भाग में तोड़ देंगे, जिसमें से 2 भाग होंगे p के और 1 भाग होगा s का। तो टोटल कैरेक्टर इनका कितना रहेगा? इनका टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा 33.3%। इसका भी कितना रहेगा? 33.3%, और इसका भी कितना रहेगा? 33.3%। लेकिन अगर वहीं हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इस पूरे चक्कर को 4 भागों में तोड़ना होगा, है ना, जिसमें से एक भाग, सिर्फ एक भाग जो है ये वाला, ये जाएगा s को, बाकी 3 जाएंगे p को, p को, p को।
तो इसमें इनका परसेंटेज कितना आ गया सबका 25%। जल्दी से एक बार ये परसेंटेज हाथ उठा के बताइए, क्या ये बात समझ में आई? ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाली है? सिंपल एसपी, एक पार्ट एस का एक पार्ट पी का, sp2। ठीक है, तो इससे क्या आप सर कंक्लूड करना चाहते हो? देखिए, इससे जो कंक्लूजन हमारे पास आएगा वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ये बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात है। तो बेटा जिस कार्बन की जिस पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि एस कैरेक्टर 50% है, तो इट इज दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, है ना? कह सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर कितना है 50%। जिसके साथ डबल बॉन्ड है वो इससे कम होगा, और जिसके बाद सिंगल बॉन्ड है वो तो भैया सबसे कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या इतनी बात भी क्लियर हो गई? एस कैरेक्टर मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता रहे। हाँ जी बच्चों, जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ आफ्टर दैट बॉन्ड लेंथ। देखो, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे थे। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, बस इससे याद रखना। तो आपको पता ही लग गया कि जो ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड लेंथ, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। सबसे बड़ी कौन सी होगी? सिंगल बॉन्ड लेंथ। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके जी। अब बच्चों एक क्वेश्चन था जो बच्चों के लिए दिया गया था कि HCH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ले लो, और C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ध्यान से देखो, यहां पर इतने सारे बॉन्ड मैंने आपको दिखा दिए। इसको बोल दिया मैंने अल्फा, इसको बोल दिया मैंने बीटा, और इसको जस्ट फॉर एग्जांपल गामा। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? हमारे पास ये सवाल है, इनमें से कौन सी जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होगी? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या लगता है बच्चों, कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे आंसर जानते हैं कि सर हम तो जानते हैं, बाकी बच्चे देखिए कि कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बच्चों ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूं, ये बॉन्ड जुड़ा है इस कार्बन से जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन से जुड़ा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? जल्दी से हाथ उठा के बताइए। हाँ जी, गुड। पार्टिसिपेंट्स में कोमल नहीं है क्या? मैं कोमल को बोल देता हूँ। हाँ जी गाइस, चलो आगे चलते हैं। तो अब इनमें से आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा? sp वाला। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी होगी, तो गामा की लेंथ सबसे छोटी होगी। और इधर अगर देखा जाए तो sp2 है, फिर उसके बाद आएगा बीटा, और सबसे बड़ी होगी अल्फा की। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई? गुड, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें बॉन्ड लेंथ देखनी है। और अगर बच्चों बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
तो ये तो एनर्जी है बॉन्ड को तोड़ने की, जितना बॉन्ड छोटा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में। तो बच्चों यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और यहाँ तो सिंगल बॉन्ड थे, तो किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ जी, जल्दी से हाथ उठा के बताएं। शाबाश। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर के बारे में, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और यहाँ पर हमने एक चीज और देख ली, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे निकलती है, बॉन्ड लेंथ कैसे निकलती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से अगर कोई सवाल मिलता है अब आगे फ्यूचर में तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से एक बार हाथ उठा के बता दो, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। अब देखिए, एल्कीन की नोमेनक्लेचर के लिए रूल जो है वो आप लोग देख चुके हो। लॉन्ग चेन हम चुनेंगे सबसे पहले, और उस लॉन्ग चेन से रूट वर्ड आएगा, और सफिक्स जो है वो इन रहेगा, दैट इज कम्स आउट टू बी विद डबल बॉन्ड, और साथ में इसकी पोजीशन जरूर स्पेसिफाई करेंगे। सब ग्रुप में वही सब कार्बन एटम रहेंगे जो लॉन्ग चेन का हिस्सा नहीं बना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन मैं यहाँ पे साइक्लिक असाइक्लिक सभी के बारे में इधर ही आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले इसका नाम आप लोग अभी मुझे लिख कर व्हाट्सएप करेंगे। जल्दी से इसका नाम लिखें, जो जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूं बच्चों। हाँ जी, इन दोनों का स्ट्रक्चर्स का नाम लिख के जल्दी से बताएंगे। और तीसरा भी दे रहा हूं, तीसरा चलो ये दे देते हैं। और ये है चौथा। हाँ जी, जल्दी से इनका नाम लिख के मुझे बताएं, जल्दी से, शाबाश। चलिए मैं ही बता देता हूं। तो बच्चों इसमें देखो, यहां पर अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2, तो डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला? 2। और अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो इसको नंबर मिला 1 2 और 3। तो इसका मतलब हमें चेन में इधर से जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो आप इसका नाम बड़े ही आसानी से दे सकते हो, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो इसका नाम क्या होगा? 4 मिथाइल पेंट 2 इन। क्या इतनी बात समझ में आई? 4 मिथाइल पेंट 2 इन। यस गाइस, प्लीज रेज द हैंड। ओके, इसमें देखो, इसमें हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 3 पे आपका क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल पेंट 1 इन। 3 मिथाइल पेंट 1 इन। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 और ये 6 हो गए, है ना? तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से साइक्लो हेक्स 1 इन। नाउ हियर, अब देखो यहां पे हम कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब एक बार इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा करके दिखाता हूं। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए। और मैंने बीच में, इनके बीच में लगा रखा है CH3। तो बच्चों एक एक नंबरिंग तो मैं इसको क्लॉकवाइज करके दिखाता हूं, और एक नंबरिंग जो है मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाता हूं। बच्चों क्लॉकवाइज में किसी भी एक डबल बॉन्ड को पकड़ लो। मैंने इसको पकड़ लिया 1 2 3 और ये हो गया 4, है ना?
तो इसमें डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिली, CH3 को जो है वो थर्ड पोजीशन मिली, और अगले डबल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिली। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? मैं इनको हटा देता हूं ताकि फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज हम देख सकें। एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज भी हम अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो सेम नंबरिंग जो है वो हमें मिलेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में यहां से स्टार्ट करते हैं 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 और इसको 6 दे दें, तो प्यारे बच्चों देखो इस बार क्या हुआ, डबल बॉन्ड को तो फर्स्ट पोजीशन मिली, CH3 को 6th पोजीशन मिली और डबल बॉन्ड को 4th पोजीशन मिली। दोनों ही केस में हमारे डबल बॉन्ड को फर्स्ट और फोर्थ मिल रही है ना। तो इसका मतलब हम डबल बॉन्ड के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम CH3 को ना ले बीच में, तो हमें CH3 की 6th पोजीशन मिल रही है, जो कि नंबर को बड़ा कर रही है। क्या ये बात समझ में आई? आया ना? तो इसका मतलब जो हमारी पहली जो नंबरिंग दी वो बहुत सही थी। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पहले आएगा 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1,4 डाइईन। जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? जल्दी से बताइए। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो ये हमारे पास बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गई नोमेनक्लेचर। आज आपके लिए मैं 2-3 सवाल इसमें भेज दूंगा ग्रुप्स के अंदर, आप उनकी नोमेनक्लेचर जो है कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। देन आफ्टर दैट हम इसके एक और टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। तो प्यारे बच्चों, एल्कीन जैसे हमने एल्केन में किया था ना, पोजिशनल चेन आइसोमेरिज्म देखी थी, फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखी थी। इसी प्रकार से बच्चों एल्कीन के अंदर भी हम जितनी भी आइसोमेरिज्म हो सकती हैं वो सारी देखेंगे, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो, सारी की सारी इसमें अब देखेंगे। करें स्टार्ट? जल्दी से एक बार हाथ उठा दो। बहुत बढ़िया भाई। तो उससे पहले लेट मी पॉज द वीडियो।